नमस्कार। बात होगी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी सियासी ताकत यानी कि जाट समुदाय, जाट मतदाता किसकी ओर जाएंगे, ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में जो विधानसभा का चुनाव होना है, जिसके लिए मतदान होना है, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटें, विधानसभा सीटें शामिल हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के जाट नेताओं की एक बैठक दिल्ली में बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा के आवास के बाद बुलाई और उन्होंने जाट नेताओं को मनाने की कोशिश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या है सियासी सूरत, बीजेपी और सपा रालोद गठबंधन ही क्या जाट मतों का बड़ा हिस्सा हासिल करेंगे या इस इलाके में चंद्रशेखर, असदुद्दीन ओवैसी, बीएसपी, कांग्रेस भी कोई सियासी असर कर पाएंगे, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सत्य हिंदी का ऐप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। अमित शाह ने जो आज बैठक की है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं के साथ, इसमें फोकस वेस्टर्न यूपी के जाट नेताओं का था, जबकि हरियाणा और दिल्ली से भी कुछ बड़े जाट चेहरे इसमें शामिल हुए। इसका पूरा फोकस इसी बात का था कि 2014, 2017 और 2019 के जो उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, उसमें जिस तरह जाट समुदाय का समर्थन, एक बहुत बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला, वैसा इस बार फिर से वैसा समर्थन कैसे जुटाया जाए। हम जानते हैं कि इस इलाके में किसान आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तीखा विरोध झेलना पड़ा था और जो किसान आंदोलन था उसमें एक बड़ी संख्या किसानों की, जाट समुदाय की, जाट बिरादरी की थी। तब भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में थी, इसलिए उसने बैकफुट पर आते हुए कृषि कानूनों को वापस लिया और पिछले कुछ महीनों में उसने किसानों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है। और इस इलाके के बड़े नेता, मुजफ्फरनगर से सांसद, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान तमाम किसान नेताओं से, जाट नेताओं से मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जो डैमेज हुआ है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो बैठक हुई है उसमें इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है कि किस तरह वो पुराना वाला समर्थन जुटाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का पता है कि इस बार जो सपा रालोद का गठबंधन है और जो किसान आंदोलन के कारण इस इलाके का माहौल बना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सियासी डैमेज हो सकता है। इस इलाके में आप बागपत से लेकर मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ तक निकल जाइए तो जाट और मुस्लिम मतदाता, और बिजनौर, सहारनपुर तक भी निकल जाइए, बुलंदशहर तक, और भी जो वेस्टर्न यूपी के इलाके हैं, यहां जाट और मुस्लिम मतदाता अच्छी खासी संख्या में, विशेषकर कुछ सीटों पर 50 से 55 सीटें ऐसी हैं जिसमें आपके मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, बिजनौर, इन इलाकों में जाट मुस्लिम मतदाता एक बहुत बड़ी जो है तस्वीर पेश करते हैं और ये निर्णायक भी है, डिसाइसिव भी है। और ये जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन ही यहां पर राष्ट्रीय लोकदल की ताकत हुआ करता था, लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद आप जानते हैं कि सियासी हालात किस तरह बदले, और हालात ऐसे बदले कि इस इलाके में रुतबा रखने वाली राष्ट्रीय लोकदल का लगभग सूपड़ा साफ हो गया और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर लीड मिली। लेकिन किसान आंदोलन के कारण राष्ट्रीय लोकदल ने एक बार फिर से खुद को यहां पर जमाने की मेहनत की है, खड़ा करने की मेहनत की है, और इस बार जो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से एक चुनौती इस इलाके में है। टिकट वितरण के बाद जब टिकट बटे हैं तो जो तस्वीर सामने आई है, कुछ इलाकों में जाट मतदाता इस बात से नाराज हैं गठबंधन को लेकर, और कई जगहों पर बीजेपी में भी टिकट वितरण को लेकर नाराजगी है। तो जो जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन है उससे बहुत बड़ा भरोसा सपा आरएलडी गठबंधन को है, और इस कॉम्बिनेशन में कुछ सवाल खास और कुछ सीटों पर जाट मतदाता इस बात से नाराज हैं कि उनकी बिरादरी के लोगों को टिकट नहीं दिया है, और सोशल मीडिया पर उनकी नाराजगी के वीडियो आमतौर से वायरल हैं। बीजेपी ने इस इलाके में जाटों को खुलकर टिकट दिए हैं, 18 जाट समुदाय के लोगों को अभी तक वहां टिकट दिया जा चुका है। भारतीय बहुजन समाज पार्टी ने, मायावती की पार्टी ने काफी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को यहां पर टिकट दिया है, क्योंकि यहां पर मुस्लिम, जैसा मैंने कहा, जाट और मुस्लिम कई सीटों पर 55 से 60 सीटें ऐसी है जहां पर ताकतवर संख्या में है और ज्यादा उम्मीदवार उतारे हैं। बात अगर असदुद्दीन ओवैसी की करेंगे तो ओवैसी भी इस इलाके में खासे सक्रिय हैं। उन्होंने तमाम सीटों पर मुस्लिम बिरादरी के लोगों को टिकट दिया है और कुछ सीटों पर हिंदू बिरादरी के लोगों को भी टिकट दिया है। और ओवैसी जो मुसलमानों से अपनी क़यादत बनाने के लिए की बात करते हैं और जिस तरह उनकी सभाओं में
जो भीड़ जुटी है उससे निश्चित रूप से ये मैसेज या ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि क्या मुसलमानों का एक हिस्सा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जा सकता है। चंद्रशेखर भीम आर्मी वाले और जिन्होंने अपनी आजाद समाज पार्टी बनाई वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ रहे हैं और उन्होंने भी यहां पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जब उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए थे तब भी भीम आर्मी यहां पर कुछ सीटें जिला पंचायत की झटकने में सफल रही थी और कुछ सीटों पर उसने अच्छे मत हासिल किए थे। उनके साथ भी दलित और मुस्लिम में एक अच्छा कॉम्बिनेशन चंद्रशेखर के साथ है। कांग्रेस का यहां पर थोड़ा बहुत कुछ इलाकों में थोड़ा बहुत असर है। कुल मिलाकर बीएसपी ने जिस तरह टिकट बांटे हैं, मुस्लिमों को ज्यादा टिकट, उसके बाद दलितों को, फिर ओबीसी को और कुछ सवर्ण लोगों को भी, तो वो एक टिकट कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं चिंता का विषय सपा रालोद गठबंधन के लिए बन रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल इस बात का है कि अमित शाह ने जो आज जाट नेताओं की बैठक बुलाई है, इसके बाद क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जाट नेता हैं वो दिल्ली, यूपी, हरियाणा से कोई एक लॉबिंग बनेगी, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा, कोई ऐसे फोन जाएंगे जिससे कि फिर से एक बार बीजेपी इस समुदाय के बड़े हिस्से का समर्थन हासिल करने में सफल रहेगी, या इस बार इस समुदाय के मतदाता बीजेपी से नाराज होकर आरएलडी सपा गठबंधन के फेवर में जाएंगे। और ये जो पहला चरण होगा मतदान का 10 फरवरी को, जब ये सामने आएगा, इससे जो ट्रेंड निकलेगा उसका असर आगे आने वाले फेज पे जरूर जाएगा, एक हवा बनेगी। और तब तक लगता है कि चुनाव आयोग भी कोरोना के मामलों को देखते हुए कुछ इलेक्शन रैलीज की, चुनावी रैलियों की अनुमति देगा और निश्चित रूप से उससे भी चुनावी हवा बनने बिगड़ने में काफी मदद मिलेगी। और अभी जब वर्चुअल चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहा है तो वो भी चुनाव बहुत शानदार है और लगातार वर्चुअल रैली और डिजिटली इलेक्शन कैंपेन ये तमाम दल कर रहे हैं। तो जो बड़ी सीटें हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ऐसी सीटें हैं जहां पर जाट डिसाइसिव हैं, बहुत अच्छी संख्या में हैं, ताकतवर हैं, उन सीटों पर ही पूरा जोर राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन का है। और अब ये देखने वाली बात है कि जाट मतदाता किस ओर जाते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत जो मुजफ्फरनगर से ही आते हैं, वो बड़े चेहरे बनकर इस आंदोलन से निकले हैं। पहचान उनकी पहले भी थी, लेकिन इस बार किसान आंदोलन ने उन्हें एक बड़े किसान नेता के रूप में पहचान दी है। और उनका जो इशारा है, हालांकि उन्होंने कहा है उनका समर्थन किसी दल के साथ नहीं है, लेकिन देखना होगा कि किसान यूनियनों का अप्रत्यक्ष समर्थन, पर्दे के पीछे समर्थन किस दल के साथ रहता है। यह भी एक बहुत बड़ी भूमिका इस इलाके में किसानों और जाट मतदाताओं के मतों का फैसला करने में इस बात की रहेगी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले दिन, जब तक यहां मतदान होते रहेंगे, मतदान के चरण आएंगे, तब तक इस इलाके के जो जाट, मुस्लिम, दलित मतदाता हैं, विशेषकर जो ताकतवर इस इलाके में है, वो किस ओर जाएंगे, उस ओर सरकार बनने का पलड़ा झुकता हुआ नजर आएगा। और उसका जो असर है आगे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, मध्य यूपी के भी बाकी इलाकों में देखने को मिलेगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासी हवा किस तरफ बहेगी, यहां का जाट समुदाय, मुस्लिम मतदाता और जो तमाम लोग हैं वो किसके साथ जाएंगे, इसको लेकर जो आगे एनालिसिस होगी वो आपको सत्य हिंदी पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।